अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। नाइजीरिया में इलेक्शंस वोटिंग होल्ड हुई थी फरवरी के महीने में और अब जो नए पीएम है उन्होंने मई 29 के दिन अपना ओहदा संभालना है। आज हम ज़रा जायज़ा लेना चाहते हैं कि नाइजीरिया की पॉलिटिक्स किस तरह से चलती रही है और किस तरह से बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की जो है इसके अंदर लाइक इंटरफेरेंस होती रही हमेशा। अ, अभी ये जो इलेक्शंस हो रहे थे उस वक़्त जो सिटिंग प्रेज़िडेंट थे बुहारी, उन्होंने वार्न किया था यूएस को कि वो इस इलेक्शन से बाहर रहें। तो इस चीज़ का मतलब एक तज्ज़िया हम ये करें कि यूएस की जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तमाम दुनिया के ममालिक में जहाँ-जहाँ भी उनका बस चलता है या दाव चलता है, वहाँ पर उनकी इंटरफेरेंस होती है और स्पेशली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जो कि बहुत ही मिनरल रिच किस्म का कॉन्टिनेंट है, बहुत ही उसमें ज़रख़ेज़ भी है और लाइक बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो कीमती किस्म के मिनरल्स हैं, वो वहाँ पर वाफ़िर मिक़दार में मौजूद हैं। तो इस जो कॉन्टिनेंट को हमेशा से कॉलोनियल जो इरा रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 1945 से पहले का इरा, उसमें कॉलोनियल पावर्स जो हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, इस ज़मीन को और इनके लोगों के साथ जो है ऑपरेशन हर किस्म के करते रहे और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जो इन्होंने जैसे-जैसे इन ममालिक को आज़ादी मिलती गई, किसी को 1950s में मिली, किसी को ज़्यादातर को 1960s में मिली, तो उन्होंने जाने से पहले ये इंतज़ाम करके गए कि ऐसे पपेट रेजिम्स वहाँ पे लगा के जाएँ, जो कि उनके जाने के बाद भी जो है उन्हीं की इंटरेस्ट को देखते हुए उन ममालिक के जो है उनको चलाएँ और उनकी पॉलिटिक्स को करें। तो इस लिहाज से ये आपको इसी न्यूज़ में ये मैंने जो हाइलाइट किया है कि वाइडली बिलीव्ड के जो 2015 के जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें वाइडली ये बिलीव किया जाता है कि यूएस की टैसिट सपोर्ट मिली थी बुहारी को उस वक़्त। और टैसिट सपोर्ट क्या थी बल्कि खुल्म-खुला ही सपोर्ट होगी बिकॉज़ ये उस वक़्त 2015 की इलेक्शन से पहले ओबामा ने एक डायरेक्ट स्पीच की थी, जिसमें उसने नाइजीरियन लोगों को एड्रेस किया था और उनसे कहा था कि एक नया चैप्टर अब तुम्हारे मुल्क में पॉलिटिक्स का शुरू हो रहा है और हम कहेंगे कि तुम बिल्कुल जो है वायलेंस, एक्सट्रीमिज़्म और इसी तरह की चीज़ों को इलेक्शंस के अंदर नहीं आने दो और बिल्कुल फेयर एंड पीसफुल जो है वो इलेक्शंस तुम लोग करो और यानी कि एक आप सोचो कि किसी भी मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, आप सोचो कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो एक स्पीच दे रहा है कि जी पाकिस्तान के लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं और उन्हें कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। तो क्या मतलब है इसका कि नाइजीरियन पीपल को वो आज तक अपना स्लेव ही समझते हैं और ये स्लेवरी जो है वो कब शुरू हुई थी जब 17th सेंचुरी में ये इस स्लेवरी की हाइट थी और मिलियंस ऑफ लोग अफ्रीका से स्लेव बना के जो बहरी जहाज़ों में ले जाके अमेरिका में सेटल करवाए गए और वहाँ पे प्लांटेशंस में उनको जंजीरों के साथ बांध कर के और उनको उनसे काम किया जाता था और बिल्कुल जानवरों से बदतर उनको समझा जाता था। तो ये हिस्ट्री तो रही और नाइजीरिया इसमें स्पेशली क्योंकि जितना भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से स्लेव गए उनमें से मैक्सिमम जो स्लेव्स थे वो नाइजीरिया से गए थे बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि तब भी ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री थी और आज भी ये अफ्रीका की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन सोचने की बात ये है कि पहले तो तुम जो है यहाँ से स्लेव्स ले जाकर अपने काम करवाते थे और अब तुम चाहते हो कि उनके जो हुक्मरान हैं वो भी तुम्हारे स्लेव ही बने रहें। अब भी यानी 21st सेंचुरी में भी जबकि डेमोक्रेसी की तस्बीह तुम हर वक़्त जपते रहते हो और हर जगह तुम वायलेंस करते हो डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, तो ये एक फ़कीर है जिसके पीछे असल सियासत क्या हो रही है ये हमें समझना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग थोड़ा-सा मैं आपको ये वाला मैप क्यों दिखा रही हूँ बिकॉज़ ये नाइजीरिया का एक रिलिजियस मैप है, रिलिजन के हिसाब से ये मैप है, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन दिखाई गई है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो लाइक
नाइजीरिया के जो ऊपर के नॉर्थ के इलाके हैं, प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स हैं, वो उनके अंदर मैक्सिमम जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। और आप जैसे-जैसे नीचे आते जाते हो तो मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल कम होती जाती है और क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी। और इसके अलावा जो वहाँ के रीजनल पुराने एंशिएंट मज़ाहिब हैं जिनके ऊपर अभी तक कुछ कबाइल उन्हीं पुराने मज़ाहिब पे चल रहे हैं, वो मज़ाहिब, या फिर जो क्रिश्चियनिटी, बिकॉज़ यहाँ से जब इन्होंने कॉन्क्वेस्ट की थी, कॉलोनियल एरा जब शुरू हुआ था, तो इन्होंने बाय शिप जब इस मुल्क के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की, तो पहले यहीं से वो आए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सब कॉन्टिनेंट में, और वो डेल्टा पे कुछ बे ऑफ बंगाल वगैरह पे कुछ जगहों पर उन्होंने अपने कैंप्स बनाए थे। इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने अपने कैंप्स इनकी कोस्ट पे ही बनाए, और आहिस्ते-आहिस्ते इनकी पॉलिटिक्स में ऐसे इन्वॉल्व होना शुरू हो गए कि वो करते-करते वो उन्होंने पूरी इनकी पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल भी कर लिया और इनको कॉलोनाइज़ भी कर लिया। तो लिहाज़ा जब ये शुरू में यहाँ आए तो उस वक़्त ये ट्रेड के नाम से ही आए थे, और ट्रेड उनको किस चीज़ की चाहिए थी, वहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा उगती थी, वो चाहिए थी। कुछ मिनरल्स, गोल्ड यहाँ से निकलता था, वो इनको चाहिए था। और उसके अलावा सबसे बड़ी लुक्रेटिव ट्रेड उस वक़्त ये थी कि आपको वहाँ के स्लेव चाहिए थे। तो वो ये नीचे के जो लोग डेल्टा में उन्होंने अपने मिडल मैन बनाए हुए थे, जो कि उनको पकड़-पकड़ के लाकर देते थे पूरे नाइजीरिया से लड़के लड़कियाँ, और उनको स्लेव बनाकर फिर ये थोड़े कौड़ियों के दाम बेचकर और फिर उनकी बहरी जहाज़ों में शिप करके और सीधा फिर वो यूएस और उनके अंदर जाते थे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इतनी इंसानियत के अलमबरदार हो गए हो, अब आप इतने सिविलाइज़्ड हो गए हो, और आप इतने ही यानी 21st सेंचुरी में एंटर हो गए, तो अब तो आप अपनी इस पुरानी रविश को छोड़ दो, और अब तो इस मुल्क के मामलात को के जो लोग हैं उनके हवाले कर दो। तो बहरहाल ये जो 2015 के इलेक्शंस हुए थे, उस वक़्त जो सिटिंग प्रेज़िडेंट था गुडलक जोनाथन, उस वक़्त उसने ये कहा था कि जो यूएस प्रेज़िडेंट ओबामा की जो ये तकरीर उसने की है, वीडियो मैसेज किया है, वो कह रहा था कि उसमें उसने नाइजीरियंस को ये कहा है कि टू ओपन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बाय देयर वोट्स, कि नेक्स्ट चैप्टर खोलो अपने वोट्स के ज़रिए, यानी कि हमारे बैक्ड जो प्रेज़िडेंट है बुहारी, अब तुम उसको वोट दो, और पिछला जो जोनाथन है उसको तुम भूल जाओ। तो ये एक सबलाइन लैंग्वेज और में ये मैसेज दिया गया, और ये उसका कहना था कि ये साफ नाइजीरिया के लोगों को पता था कि ये क्या चीज़ है, और इससे ये भी उसने साबित करने की कोशिश की कि मेरे खिलाफ जो है यूएस ने अपनी तमाम कोशिशें इस्तेमाल की, रिगिंग और वोट परचेजिंग, ये आम चीज़ें हैं नाइजीरिया के अंदर, मतलब इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना। तो वो उन्होंने सब तमाम अपने तरीके इस्तेमाल किए, और जो भी अपने असर और रसूख इस्तेमाल करके बुहारी को उस वक़्त जिताया। लेकिन अब 2023 के इलेक्शन में बुहारी जबकि 2 दफ़ा जीत चुका है इलेक्शंस, अब बुहारी भी उनकी नज़रें जो है करम से शायद हट चुका है, और अब बुहारी ये वार्न कर रहा है यूएस को कि अपने आप को आप इलेक्शन से बाहर रखो, 2023 के इलेक्शन से। लेकिन ये हो नहीं सकता था, और ये डेफ़िनेटली उन्होंने इसमें अपना हिस्सा लिया यूएस ने, और यूएस ने कहा कि हम इम्पोज़ करेंगे बैन उन नाइजीरियंस के ऊपर जो कि डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हैं इस 2023 के जनरल इलेक्शंस में। यानी कि जो भी लोग अगर यूएस के मनपसंद नुमाइंदे को, आप समझ लो कि स्लेव को, या आप समझ लो पपेट को, अगर इलेक्ट होने से रोक रहे हैं, उसके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, तो समझ लो कि वो डेमोक्रेसी के रास्ते में आ रहे हैं। और इस तरह के तमाम नाइजीरियंस जो उनको मिलते गए, जिनका उनको पता चला, वो उन तमाम को उनके वीज़ा बैन कर देंगे, और उनको बिल्कुल उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो ये आप देख लो कि नाइजीरिया के इलेक्शंस के अंदर यूएस का ये ब्लिंकन है, ये ब्लिंकन जो अभी सिटिंग उसका सेक्रेटरी ऑफ वो है स्टेट है गालिबन। तो ये इसने अभी ये इस इलेक्शन से चंद दिन पहले
बल्कि अभी जो मई 15 पे इसने ये कहा है, उसके इनॉग्रेशन से चंद दिन पहले, क्योंकि अभी भी डाउट्स है लोगों को कि जो इलेक्शन तो वो जीत गया है, जो उनका पसंदीदा जो बोलो तिनुबू बोलो तो नीबू जो उनका पसंदीदा कैंडिडेट है, उसने इलेक्शंस तो जीत लिए हैं, लेकिन डेफिनेटली इस तरह के ममालिक जहाँ पर लाइक मिलिटेंसी भी होती है और इस तरह के और यानी कि उन्होंने अपने अपने बनाए होते हैं, मिलिटेंट विंग्स हर पार्टी ने बनाए होते हैं, तो वो वहाँ पर हालात को ख़राब कर सकते हैं। तो लिहाजा ब्लिंकन ने ये कहा है कि वार्न किया कि ये ना करना, उसके रास्ते में हायल ना होना, वरना ये तुम्हारे जो वीज़े हैं ये बैन होने लगे हैं। तो ये मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था, इसमें काफ़ी डिटेल मैंने इनकी हिस्टोरिकल दी थी नाइजीरिया की कि यहाँ पे क्या हुआ, सदियों से इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, कैसे ये चला सिलसिला और कैसे ये आगे आज तक यानी इस मुल्क में ये सब कुछ इंटरफेरेंस कैसे हो रही है। तो इस मुल्क के अंदर अगर आपको याद हो कि एक जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोको हराम के नाम से वो भी काम कर रही है। 2009 में ये बोको हराम ने यहाँ पर सबसे पहला अपना हमला किया था, और इससे पहले लाइक ज़ाहिर है इनकी हिस्ट्री में, जैसे हमारे मुल्क की हिस्ट्री में भी पहले तो मिलिटेंसी नहीं थी, लेकिन ये तो बाद में मतलब हमारे मुल्क में तो आई 9/11 के बाद, जब यूएस की फ़ौजें जो हैं अफ़गानिस्तान में आकर के बैठ गईं। बहरहाल ये 1967 में इनके पास पहली दफ़ा इंसर्जेंसी हुई और ये कल्चर एक थोड़ा-सा डेवलप होना शुरू हुआ कि वहाँ पे कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स बन गए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाए, कुछ वहाँ के डिसिडेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने बनाए। बहरहाल 2009 में बोको हराम का पहली एग्जिस्टेंस शुरू हुई, जबकि उसने 3 दिन के अंदर-अंदर 1000 लोगों को उस वक़्त मार दिया था। तो ये बोको हराम के बारे में ये फिर डिटेल्स पता चली कि बोको हराम जो है वो अल-कायदा का ट्रेन किया हुआ, अल-कायदा का जो है वो एक एफिलिएट है, यानी उनकी निगरानी में, उनकी ट्रेनिंग से ये बना है। और अल-कायदा के बारे में मैं और प्रोग्राम्स भी आपको करके बताऊँगी कि किस तरह से ये साफ ज़ाहिर है कि अल-कायदा जो है यूएस और उनके कुछ एलाइज़ की बनाई हुई तंज़ीम थी, जो कि मुसलमानों को मुल्कों के अंदर जो है तबाही डालने के लिए ये बनाई गई थी। बहरहाल इस आर्टिकल में मैंने एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर की थी कि यूएस और जो उसके जो एलाइज़ हैं उनकी कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमेशा भी रही है और आज भी उनकी पॉलिटिक्स में है, क्योंकि विकीलीक्स 2010 के जो एक पब्लिश हुए थे, जिसमें पता चला कि शेल ऑयल कंपनी, जो कि नाइजीरिया क्योंकि एक ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है, ऑयल अब तो वहाँ पे स्लेव्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ से उनको, अब तो उनको वहाँ का ऑयल जो है अफ्रीका के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑयल जहाँ प्रोड्यूस्ड हो रहा है उनमें से ये एक ममालिक टॉप ममालिक में से नाइजीरिया है। तो इसकी अंदर शेल ऑयल ऑपरेट करता है और वो इनके साथ कौड़ियों के दाम ये ऑयल खरीदता है, और उसके बदले में वो अपने पसंदीदा पपेट्स लगाए हुए जो प्रेसिडेंट्स हैं और उनकी जो टीमें हैं उनको वो रिश्वतें दे देते हैं, और ये सारा मुफ्त में ऑलमोस्ट ये तेल ले जाते हैं, ताकि जो असल में जो नाइजीरियन पॉपुलेशन है उसको कभी भी उस ऑयल की मनी से कोई प्रोग्रेस, कोई उनकी बेहतरी वो चीज़ ना हो सके। तो ये एन पिकार्ड जो कि शेल की वाइस प्रेसिडेंट थी उस वक्त सब सहारन अफ्रीका में, उसने ये बोला था कि नाइजीरियन गवर्नमेंट हैड फॉरगॉटन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ शेल्स infiltration and was unaware of how much the company knew about its deliberation। उसने उस वक्त अपने यूएस के काउंटर पार्ट्स को ये मैसेज दिया होगा, मेल किया होगा, ये विकीलीक्स ने पकड़ ली कि उसने बोला कि ये नाइजीरियन गवर्नमेंट जो है लगता है कि भूल गई है कि हमारी कितनी इन्फिल्ट्रेशन है और हमने कितने लोग जो हैं वो हमने खरीदे हुए यहाँ पर तुम्हारी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, और किस किस तरीके से हम तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं और कैसे तुम्हारे साथ जो है ना पेश आ सकते हैं, और अगर तुमने हमारे इंटरेस्ट को खराब किया। तो पिकार्ड ने ये भी उस वक्त बोला कि
यूएस डिप्लोमेट्स को उसने जो मेल किए उसमें उसने बोला कि रीजनल जो पॉलिटिशियंस हैं कुछ ऐसे हैं जो कि ये रिवर स्टेट्स के अंदर अनरेस्ट बना रहे हैं, और उसने कहा कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स को अगर कुछ पता चला है कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स एसएएम्स जो हैं मिलिटेंट्स को पहुंच गए नाइजर डेल्टा के अंदर, उनके बारे में किसी को कुछ पता है तो मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करो। कहने का मतलब उसका इशारा ये था कि हमारी तरफ से ये पहुंच गए, यानी कि एक तरह से वो इशारा कर रही थी कि हमने इनको सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी पहुंचा दिए हैं इन मिलिटेंट्स को, जिनमें बोको हराम भी हो गए और भी कुछ मिलिटेंट्स वहां पे जो छोटी मोटी ग्रुप्स बन रहे हैं, उन सबको भी ये लाइक फंड और इस तरह से वेपनाइज करें, ताकि अगर पॉलिटिशियंस उनके हाथ से निकल जाएं तो वो इन ग्रुप्स के थ्रू मुल्क के अंदर अनरेस्ट और जो है क्योस ले आए, और अगर पॉलिटिशियंस जब उनकी मर्जी के आ जाएं तो इनको वो कह दें कि ये चुप करके साइडों पर बैठ जाएं। तो इस तरह से ये मैनिपुलेट करते हैं और करते रहे हैं हमेशा से ही नाइजीरियन पॉलिटिक्स को। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, एक और दिखाती हूँ मैं आपको। बहरहाल ये तो एक चीज हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइक ओके सॉरी, अब मैं आपको एक और चीज़ शेयर करती हूँ, ये कि ये बोलो तिनुबू ये हैं कौन? बोलो तिनुबू भी एक नाइजीरियन है ऑफ कोर्स, और ये नॉर्दर्न मुस्लिम है। लाइक इससे पहले मैंने आपको इस मैप से दोबारा दिखाना चाह रही हूँ कि नीचे वाले जो डेल्टा पे तो इस्लाम इतने नहीं पहुंचा, ऊपर के स्टेट्स में इस्लाम पहुंच गया था अपनी पहली और दूसरी वेव्स में, मगर नीचे के लोगों तक इतना नहीं वो पहुंच सका। लेकिन जब ये कॉलोनाइजेशन और ये इन लोगों के ये आना शुरू हुए तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर बहुत बढ़ा दिया, तो काफ़ी यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। बहरहाल वो इसी नीचे वाले डेल्टा मैन को ही हमेशा पावर में रखते रहे, लेकिन अब उनका कुछ अरसे से ये रुझान हुआ है कि क्यों ना, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन ऊपर है, ज़्यादा ये ग्रीन एरिया भी है और यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्यों ना अपना एसेट्स बनाए। तो यहाँ उन्होंने बुहारी को जो कि नॉर्थ का एक पॉलिटिशियन था, उसको पहले इन्होंने पावर में लेकर आए। अब बोला तिनुबू को, जो कि खुद भी एक नॉर्थ का पॉलिटिशियन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये हमेशा नाइजीरिया में नहीं रहे, बल्कि इनके अक्सर का प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो इन्होंने पढ़ने के लिए इनको स्कॉलरशिप पे बुला लिया गया यूएस के अंदर या किसी और वेस्टर्न ममालिक में, और उसके बाद जब उनकी तालीम मुकम्मल हुई तो उनको वहीं के कंपनीज में जॉब्स भी मिली और उनको ट्रेनिंग भी मिली और उनको तैयार किया गया कि किस तरह से अगर हम तुम्हें वहाँ का प्रेसिडेंट लगाते हैं या तुम्हारी पॉलिटिकल वहाँ पर एक स्टैंडिंग बनाते हैं तो तुम किस तरह से हमारे इंटरेस्ट का जो है तुम लाइक देखभाल करोगे। तो सो ये डेलॉयट हेस्किंस डेलॉयट नाम की एक अकाउंटिंग फर्म है जो कि बिग फोर, दुनिया की बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स के अंदर ये इसका नाम शामिल होता है डेलॉयट का। उसके अंदर ये आदमी जो है तुनीबू, इसको वहाँ पर जगह मिली, उसको वहाँ पर ट्रेनिंग भी मिली और उसको वहाँ पर जॉब भी मिली, और वहाँ पर इतनी बड़ी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अकाउंटिंग करती हैं डिफरेंट बड़ी-बड़ी चीज़ों की, दुनिया की बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस की अकाउंटिंग करती हैं। तो नाइजीरिया का भी उसको सारे अकाउंट्स का वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई होगी, सारा कुछ उसको बताया गया होगा कि ये तुमने हमारे लिए करना है वहाँ पे जाकर। तो फिर जब वो वापस नाइजीरिया आया उस वक़्त भी उसको मोबाइल प्रोड्यूसिंग नाइजीरिया एक फर्म थी, उसके अंदर उसको सीनियर ऑडिटर की जगह मिली। दैट मीन्स इसको कहते हैं प्लेसमेंट, यानी कि उसको प्लेस किया गया वहाँ पर। तो बहरहाल इस इंफॉर्मेशन शेयर करने का मतलब है कि आपको बताना कि तुनीबू जो है वो एक यूएस इम्प्लांटेड आदमी है। तो अब जबकि ये तुनीबू जीत गया है इलेक्शंस और अब उसने मई 29 को लाइक अपना ओहदा संभालना है, उस सिलसिले में पुलिस ने भी ये कह दिया है कि भाई ये जो बड़ा मुकद्दस किस्म का दिन है और मुकद्दस किस्म के ये काम होने वाला है, सेक्सुअल स्कैंड काम होने वाला है, और पुलिस जो है वो इसके साथ खड़ी होगी और बिल्कुल किसी को गड़बड़ नहीं करने देगी उस दिन। तो समझ लो कि आपके पुलिस भी किसके जेब में है, ये भी आप समझ लो।
तो पुलिस जो है वो कह रही है पहले से ही कि हम जो है इस प्रेसिडेंट को की इनॉग्रेशन में कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ जो है इसको मैं आपको थोड़ा-सा जोड़ती हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही ट्रिब्यून पे आर्टिकल लिखा था जनरल्स ऑफ सूडान के टाइटल से, और उसमें भी मैंने आपको एक जनरल की बात आपको बताई थी कि ये जनरल जो हमदूक है, जब सूडान में उमर अल बशीर को निकाला गया था 2019 में, बहुत लंबे चौड़े प्रोटेस्ट हुए थे। मिनी या सेकेंड अरब स्प्रिंग वो कहा जा रहा था कि वहाँ पे आ गया है, और उसके नतीजे में बहुत सारे प्रोटेस्टिंग पार्टीज वहाँ पर प्रोटेस्ट करती रही, महीने नहीं बल्कि साल आप समझ लो कि प्रोटेस्ट चलते रहे। उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट अपने अंजाम पे तो आ रहे थे, तो यूएस से जो हमदूक है वो यहाँ पर फ्लाई करके यहाँ पे भेजा गया, और इस बंदे को जो है इन सब ने मान लिया कि हाँ जी यही हमारा प्रेसिडेंट है, यही हमारा लीडर है, और वो भी डिलाइट कंपनी में मुलाजिम रहा उससे पहले, और वो रीजनल डायरेक्टर ऑफ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जिस इंस्टीट्यूट के साथ डेमोक्रेसी का नाम लग रहा है ना यूएस की, वो समझ लो कि वो लोग हैं जो कि अपने मर्जी के पपेट रिजीम्स लगाते हैं इन मुल्कों में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी ने इलेक्टोरल असिस्टेंट, याद कर लें आप इस नाम को, और ये बिल्कुल एनईडी की लाइंस पे काम करने वाला जो आपको नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जो कि जॉर्ज सोरोस और इस तरह के लोगों की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन, बहरहाल वो डिफरेंट पॉडकास्ट में मैं आपको उसका भी बताती ही रहती हूँ। सो कहने का मतलब है कि इंटरफियरेंस जो इन लोगों की है, ये कंपनीज के थ्रू हो रही है, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो रही है। इन लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, फिर इनको उस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जॉब्स और ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, फिर इनको वापस इनके मुल्कों में प्लेस किया जाता है, फिर वहाँ से ये इनकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू करवाई जाती है, और वहाँ पर उनको एज देयर पपेट जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये लाइक पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है, और बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं कि भाई यूएस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चाइना की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो ये मतलब बेबुनियाद नहीं होती, ये इनके पीछे बहुत हिस्ट्री है, और हिस्ट्री नहीं है बल्कि कंटेम्प्रेरी आज के दौर में, आज के महीनों में भी मुख्तलिफ ममालिक में यूएस अपना रोल प्ले कर रहा है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि एवरीबडी शुड नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस इन द वर्ल्ड। थैंक यू।